हेलो दोस्तों, अनहोनी रात में आपको वेलकम करता हूं। मैं आपका बिलाल दुरानी। ये स्टोरी एक इंतहाई खौफनाक, हॉन्टेड और रूह कांप देने वाली दास्तान है। सरहद के बिल्कुल करीब, जहां रात को हवा भी धीरे चलती है और दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, वहां एक पुराना किला मौजूद है। लोग उसे श्रापित किला कहते हैं। ना वो पूरी तरह पाकिस्तान की जमीन पर है, ना इंडिया की। जैसे वो खुद डिसाइड नहीं कर पाया कि उसका वजूद किस तरफ है। मैं और मेरा दोस्त समीर वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहे थे। हम दोनों का चैनल ग्रो कर रहा था और हमें लगा कि अगर हम इस किले की सच्चाई दुनिया के सामने ले आए तो वीडियो वायरल हो जाएगी। गांव वालों ने हमें पहले ही वार्न किया था, रात को वहां मत रुकना, वहां रूहें नहीं, कुछ और है। लेकिन हम हंस दिए। रूहें, एनर्जी, ये सब कहानियां होती हैं। मगर जिस रात हम वहां पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि कहानियां शायद कहीं ना कहीं सच होती हैं। किला दूर से ही अजीब लग रहा था। दीवारें टूट चुकी थीं, मीनारें आधी गिर चुकी थीं और हवा में मिट्टी और पुराने लोहे की बू थी। जैसे ही सूरज डूबा, माहौल बदल गया। समीर ने कैमरा ऑन किया। बिलाल, इंट्रो दे। मैंने कैमरा की तरफ देखा। दोस्तों, हम इस वक्त सरहद के श्रापित किले में मौजूद है। तभी पीछे से जोर का धमाका हुआ। हम दोनों ने मुड़कर देखा। किले का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। हवा बंद, आवाज बंद, सिर्फ हमारी सांसें। समीर ने हंसी में उड़ाया, हवा से हुआ होगा, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। हम अंदर बढ़े। अंदर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड था, बीच में टूटा हुआ फव्वारा, चारों तरफ अंधेरी दहलीजें। कैमरा की रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। अचानक उसकी स्क्रीन फ्लिकर हुई और एक सेकंड के लिए उसमें दो फौजी नजर आए, पुराने यूनिफॉर्म में, एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए। फिर स्क्रीन नॉर्मल। देखा तूने? समीर ने पूछा। मुझे लगा ग्लिच था, लेकिन ग्लिच इतना क्लियर नहीं होता। जैसे ही रात गहरी हुई, आवाजें शुरू हुई। बूट्स की आहट, मेटल टकराने की आवाज। दूर से कोई चीख रहा था, पीछे हट जाओ, फायर। हम दोनों कोर्टयार्ड में अकेले खड़े थे, लेकिन आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। फिर हमें दीवार पर कुछ नजर आया। खून से लिखा हुआ नहीं, लेकिन पुरानी लकीरों में घिसा हुआ, यहां अमन मना है। समीर ने धीरे से कहा, यह जगह लड़ाई की है। और फिर मैंने महसूस किया, जमीन हल्की सी हिल रही थी, जैसे नीचे से कोई मार्च कर रहा हो। धक धक धक, बूट्स की सिंक्रोनाइज्ड आहट। कोर्टयार्ड के कोने में अंधेरा गहरा होने लगा। उस अंधेरे में धीरे धीरे साए उभरने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर 10, फिर पूरी एक लाइन। फौजी, लेकिन उनके चेहरे धुंधले, जैसे धुआं। उनकी आंखें खाली और उनके सीने पर गोली के निशान। एक दूसरे की तरफ देखते हुए, बंदूक ताने हुए, मगर फायर नहीं कर रहे। बस रिपीट हो रहा है वो लम्हा जब लड़ाई हुई थी। एक फौजी ने हमें देखा, इस बार सीधा हमें। उसकी आंखों में अंधेरा भर गया। तुम फिर आ गए? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। समीर का हाथ कांप गया। हम सिर्फ रिकॉर्ड करने आए हैं। सारे साए एक साथ हिले। रिकॉर्ड? तमाशा? उनकी आवाज एक साथ गूंजी और फिर उन्होंने अपनी बंदूक हमारी तरफ मोड़ दी। मैंने चिल्लाया, हम दुश्मन नहीं। एक फौजी आगे बढ़ा। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। वो ना पाकिस्तानी लग रहा था, ना इंडियन। वो बस गुस्सा लग रहा था। दुश्मन जरूरी नहीं होता, नफरत ही काफी होती है। इतना कहकर उसने जमीन पर पैर मारा। जमीन फट गई और हमें नीचे खींचने लगी। समीर चीखा, कैमरा हाथ से गिर गया और अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन अंधेरे में भी गोली चलने की आवाजें, चीखें और एक लफ्ज बार बार, यहां अमन मना है। जब होश आया, हम किले के नीचे किसी तहखाने में थे। चारों तरफ पुराने जंगी सामान, टूटी हुई टोपियां, जंग लगी तलवारें और दीवार पर खून के पुराने दाग। समीर ने धीरे से कहा, बिलाल, ये रूहें नहीं है। मुझे पता है, ये एनर्जी है, कलेक्टिव, नफरत की। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। बूट्स धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए। और मुझे उस पल समझ आ गया, ये किला रूहों से हॉन्टेड नहीं, ये किला एक जख्म है और हम उस जख्म को छेड़ चुके हैं। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा हिलने लगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरी प्लेटून। और इस बार उनकी बंदूकों में गोलियां थीं। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। गांव के लोग जो कुछ देर पहले तक लाशें कंधों पर उठाए गलियों में घूम रहे थे,
अब धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी वो इंसानी नहीं लग रही थी। मैं चुपकर एक पुरानी दीवार के पीछे खड़ा सब देख रहा था। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे। मुझे यकीन था कि मैंने जो देखा था वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, कुछ और था, कुछ बहुत ही गलत। जब वो सब कब्रों के पास पहुंचे तो उन्होंने लाशों को वापस कफन में लपेटना शुरू किया, लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो, जमीन पर बैठा और हल्की सी अजीब जबान में कुछ पढ़ने लगा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन हवा में गूंज रही थी। हर लफ्ज के साथ जमीन थोड़ी सी लरजती महसूस होती थी। फिर एक लाश जो सबसे पुरानी लग रही थी, उसकी गर्दन हल्की सी हिली। मैं जम गया। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन फिर उस लाश के होंठ हल्का सा खुले और अंदर से एक काली सी हवा निकली, जैसे धुआं लेकिन जिंदा। गांव वालों ने उसे देखा और उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। वापस आ गए, किसी ने धीमी आवाज में कहा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे डर था कहीं वो सुन न ले। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर के नीचे से एक सूखी टहनी टूट गई। क्रैक! सबकी गर्दनें एक साथ मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वो बूढ़ा आदमी सीधा खड़ा हुआ और बिना मेरी तरफ देखे बोला, मेहमान आ गया है। मेरा खून जम गया। मैं भागने लगा। पीछे से पैरों की आहट आने लगी, लेकिन वो भाग नहीं रहे थे, वो चल रहे थे, धीरे धीरे, लेकिन फिर भी मेरे करीब आते जा रहे थे, जैसे अंधेरा खुद उनके साथ चल रहा हो। मैं गलियों में दौड़ता हुआ एक पुराने घर में घुस गया। दरवाजा अंदर से बंद किया। सांस फूल रही थी। अंदर पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बू थी। मैं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। तभी मुझे महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूं। कमरे के कोने में एक लाश खड़ी थी, वही लाश जिसकी गर्दन हिली थी। उसकी आंखें अब खुली हुई थीं और वो सीधा मुझे देख रही थी। उसके होंठों से मिट्टी गिर रही थी और उसने हल्की सी आवाज में कहा, तुमने देख लिया, अब तुम भी याद बनोगे। दरवाजे पर धीमी धीमी ठप ठप शुरू हुई, फिर तेज, फिर और तेज। दरवाजा हिलने लगा। मैं पीछे हटा, लेकिन पीछे दीवार थी। लाश धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। दरवाजा टूट गया। गांव वाले अंदर आ गए। उन सब की आंखें अब बिल्कुल काली थीं। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और मेरे कान के पास झुककर बोला, जो हमारे अपनों को देखता है वो हमारा हो जाता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडा था। और फिर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी सांस खींच ली गई हो। सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जिंदा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं हवा में लटक रहा हूं, ना जमीन ना आसमान, सिर्फ चीखें, दूर दूर तक चीखें। और उन चीखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई इंतजार खत्म हुआ हो। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो घर नहीं था, वो कब्रिस्तान भी नहीं था। मैं किले के अंदर था, वही श्रापित किला सरहद के पास। समीर मेरे पास पड़ा था, बेहोश। कोर्टयार्ड के बीच में हम दोनों थे और चारों तरफ फौजी। लेकिन इस बार वो धुंधले साए में ही थे। वो बिल्कुल सामने थे। उनके यूनिफॉर्म फटे हुए, सीने में गोली के सुराख, कुछ के हाथ नहीं, कुछ के चेहरे आधे जले हुए, और सबकी आंखें खाली। एक सोल्जर आगे बढ़ा। उसके कंधे पर पुरानी राइफल लटकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुमने उन्हें जगाया। मेरी आवाज सूख चुकी थी। किसे? उन्हें, जो मिट्टी में चैन से थे। मुझे समझ आया। गांव की रिवायत, लाशों को निकालना, तस्वीर बनाना, छेड़ना और फिर वापस दफन कर देना। हमने सिर्फ उन लोगों को नहीं जगाया था, हमने उन जगहों को जगा दिया था जहां नफरत, दर्द और जंग की एनर्जी दबी हुई थी। समीर होश में आया। उसने चिल्लाकर कहा, बिलाल भाग! लेकिन भागने की जगह नहीं थी। किले का दरवाजा बंद,
दीवारें ऊंची और फौजी धीरे धीरे घेरा बना रहे थे। एक सोल्जर ने अपनी राइफल उठाई। तुम न्यूट्रल नहीं हो, मैंने घबरा कर कहा। हम सिर्फ कहानी रिकॉर्ड करने आए थे। वो हंस पड़ा। उसकी हंसी में मेटल घिसने जैसी आवाज थी। कहानियां कभी सिर्फ कहानियां नहीं होती। अचानक कोर्टयार्ड का जमीन फिर हिलने लगा, इस बार और ज्यादा। दरारों से काली धुंध निकलने लगी और उस धुंध में चेहरे उभरने लगे, गांव वालों के, लाशों के, और मेरा अपना चेहरा। वो डुप्लीकेट फिर सामने आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली। उसने सीधा मुझे देखा। तुम समझ नहीं रहे बिलाल, यह किला सिर्फ जंग का नहीं, यह बैलेंस का है। कौन सा बैलेंस? जिंदा और मुर्दा के बीच का। उसने अपनी उंगली से जमीन पर लाइन खींची। हर साल जब तुम लोग कब्रें खोलते हो, एक दरवाजा खुलता है। कौन सा दरवाजा? इस तरफ का। उसने कोर्टयार्ड के नीचे इशारा किया। जमीन फट गई। नीचे अंधेरा नहीं था, नीचे रोशनी थी, लाल रोशनी जैसे आग, और उस रोशनी में हजारों हाथ हिल रहे थे, चेहरे चीख रहे थे। फौजी एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूक नीचे कर दी, जैसे वो भी उस चीज से डरते हो। डुप्लीकेट ने धीरे से कहा, यह वो जगह है जहां नफरत जमा होती है। समीर ने कांपते हुए कहा, इसे बंद करो। डुप्लीकेट ने मेरी तरफ देखा। सिर्फ वो बंदा जो दोनों जहां देख चुका हो, वो दरवाजा बंद कर सकता है। मुझे समझ आया, क्योंकि मैं कब्रिस्तान में भी था और यहां भी। मैंने हिम्मत जुटी। मैं उस फटी हुई जमीन के पास गया। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल। नीचे से आवाज आई, मत करो। वो मेरी ही आवाज थी। डुप्लीकेट मेरी तरफ आया। या तो दरवाजा बंद करो या फिर तुम यहां के हो जाओगे। फौजी घेरा बनाकर खड़े थे। गांव वालों के साए दीवार पर हिल रहे थे। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, बस। अचानक सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, हरकत। मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे अंदर से निकल रहा है, जैसे कोई बोझ, जैसे कोई साया। जब मैंने आंखें खोली, डुप्लीकेट गायब था। फौजी धुंध बनकर हवा में खुल रहे थे। जमीन की दरार धीरे धीरे बंद हो रही थी और कोर्टयार्ड में सिर्फ मैं और समीर खड़े थे। सुबह की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। किला खामोश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों बिना पीछे देखे वहां से भाग गए। गांव पहुंचे तो सब नॉर्मल। कब्रिस्तान बंद, कोई रिवायत नहीं, लोग चुप, जैसे सब भूल गए हो। लेकिन एक चीज नहीं बदली, मेरी कलाई पर वो काला निशान। हर दिन थोड़ा गहरा होता जा रहा है और कभी कभी रात में मुझे बूट्स की आहट सुनाई देती है, मार्च करते हुए सीधा मेरे घर की तरफ। और कल रात दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ढक ढक ढक। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन नीचे से एक परछाई अंदर घुस आई और दीवार पर लिख दिया, बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। मुझे डर है अगला दरवाजा फिर खुलने वाला है और शायद इस बार बंद करने वाला कोई नहीं होगा। दीवार पर लिखे हुए लफ्ज सुबह तक गायब हो चुके थे, लेकिन निशान रह गया था। काली लकीर, बिल्कुल जलने जैसी, जैसे दीवार को अंदर से सेंका गया हो। मैंने समीर को फोन किया। उसकी आवाज अजीब थी, धीमी, थकी हुई। कल रात मेरे घर के बाहर भी बूट्स की आवाज आई थी। उसने कहा। मेरा दिल डूब गया। दरवाजा खोला? खोला नहीं, लेकिन खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। कौन? 2 सेकंड की खामोशी। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। समीर, मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा बिलाल, वो मैं ही था, लेकिन आंखें काली थीं। लाइन कट हो गई। मैं तुरंत उसके घर की तरफ निकला। गली में अजीब सन्नाटा था। लोग आमतौर पर सुबह बातचीत करते थे, लेकिन आज दरवाजे बंद। समीर का घर खुला था। अंदर घुसा तो कमरा उल्टा पड़ा था, फर्नीचर गिरा हुआ, दीवार पर खरोचें और जमीन पर मिट्टी, गीली मिट्टी, जैसे कब्र की। समीर, मैंने चीख कर पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस ऊपर से हल्की सी खुरचने की आवाज आ रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया। वहां हवा तेज चल रही थी। छत के कोने पर समीर खड़ा था, पीछे से, बिल्कुल सीधा, जैसे स्टैचू। समीर, मैंने धीरे से कहा। वो धीरे धीरे मुड़ा।
मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, वही डुप्लीकेट वाली। वो मुस्कुराया। बैलेंस। उसकी आवाज 2 लेयर में आ रही थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हो। तुमने दरवाजा बंद किया था बिलाल, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला। मैंने सब बंद किया था। वो हंस पड़ा। दरवाजा एक नहीं होता। अचानक उसका जिस्म झटका खाकर पीछे की तरफ झुक गया, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। उसके मुंह से काली धुंध निकलने लगी। मैं उसकी तरफ भागा। समीर, होश में आ। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। वो नीचे है, उसने फुसफुसाया। कौन? वही जहां फौजियों की एनर्जी जमा है। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। वो इस बार एक को नहीं, पूरे गांव को लेगा। अचानक समीर बेहोश होकर गिर गया। उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थीं, लेकिन मेरी कलाई का निशान जलने लगा, इतना तेज कि मैं चीख पड़ा। मुझे फिर बूट्स की आवाज सुनाई दी। इस बार दूर से नहीं, नीचे से, जैसे जमीन के अंदर से मार्च हो रहा हो। मैंने छत के फ्लोर पर देखा। पत्थर के बीच हल्की सी दरार पड़ चुकी थी, और उस दरार से लाल रोशनी झलक रही थी, वही रोशनी जो किले में देखी थी। मैंने समीर को नीचे ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया, फिर सीधा गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब के पास गया। उन्होंने मेरी कलाई देखी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये निशान, ये सील नहीं है। मतलब, ये निशान तुम्हें बंद करने के लिए नहीं, तुम्हें खोलने के लिए है। मेरा गला सूख गया। मैं समझा नहीं। तुम दरवाजा हो बिलाल। कमरे में खामोशी छा गई। जिस रात तुम किले में गए, जिस रात तुम कब्रिस्तान में थे, दोनों जहां तुमसे टच हुए, तुम बीच की लकीर हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब अगर वो एनर्जी पूरी तरह बाहर आई तो वो तुम्हारे जरिए आएगी। उस वक्त मस्जिद के बाहर से चीखने की आवाज आई। लोग भाग रहे थे। मैं और मौलवी साहब बाहर निकले। कब्रिस्तान की तरफ से काली धुंध उठ रही थी, और इस बार सिर्फ लाशें नहीं, जमीन से फौजी भी निकल रहे थे, यूनिफॉर्म में, बंदूकों के साथ। गांव के लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। एक सोल्जर ने सीधा आसमान की तरफ गोली चलाई। आवाज गूंज उठी, लेकिन गोली हवा में गायब हो गई, जैसे रियलिटी में ही क्रैक पड़ गया हो। समीर लड़खड़ाते हुए मस्जिद तक आया। बिलाल, वो किला फिर जाग गया है। मैंने देखा, सरहद की तरफ आसमान लाल हो रहा था, जैसे सनसेट नहीं, आग लगी हो। मुझे समझ आ गया, इस बार वो किला गांव तक आ गया है, या फिर गांव किले के अंदर घुस गया है। मेरी कलाई का निशान चमकने लगा, लाल रोशनी में। फौजी और लाशें एक साथ मार्च करने लगे, सीधा मेरी तरफ, जैसे मैं उनका कमांडर हूं। एक सोल्जर आगे बढ़ा। उसने सलूट किया। दरवाजा खुल चुका है। मैंने चीख कर कहा, नहीं, लेकिन मेरे मुंह से निकला लफ्ज था, शुरू करो। और उस पल मुझे समझ आ गया, वो एनर्जी सिर्फ बाहर नहीं आ रही, वो मेरे अंदर घुस चुकी है। मेरे पीछे गांव वाले खड़े थे, मेरे सामने हजारों साए, और बीच में मैं। रात बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक ऐसी चीख छुपी हुई थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। बिलाल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस हो रही थी। ठंडी, सर्दी से भी ज्यादा ठंडी, जैसे कब्र के अंदर की हवा हो। जमीन पर जो निशान बने थे वो धीरे धीरे हिलने लगे। मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी, और फिर कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। सफेद, सूख चुका, उंगलियों पर काली मिट्टी जमी हुई। बिलाल का गला सूख गया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई। रोशनी सीधा उस हाथ पर पड़ रही थी। फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे धीरे एक चेहरा, जिसके होठों पर मांस नहीं था। आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी। वही औरत जो कब्र पर बैठी थी। मगर यह कैसे मुमकिन था? वो तो ऊपर थी और ये नीचे से निकल रही थी। तब बिलाल को समझ आया, वो औरत कभी जिंदा थी ही नहीं, वो कब्र के अंदर वाली चीज का साया थी। अचानक बिलाल के पीछे से किसी ने उसका नाम फुसकारा, बिलाल। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था।
उसकी गर्दन टेढ़ी, होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों के अंदर गहरा अंधेरा। तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ दी? उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे 10 लोग एक साथ बोल रहे हों। बिलाल पीछे हटा, लेकिन उसका पांव किसी चीज से टकरा गया। वो जमीन पर गिर गया। जब उसने नीचे देखा, उसका हाथ किसी चीज पर था। एक पुरानी तस्वीर। उसने तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में वो खुद था, मगर तस्वीर पुरानी थी, काली सफेद, जैसे 50 साल पुरानी हो। तस्वीर के नीचे लिखा था 1947 संगारा विलेज मास बरियल। बिलाल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने तस्वीर को दोबारा देखा। वो सिर्फ उस जैसा नहीं था, वो वही था, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ। तब उसे सब याद आने लगा। फ्लैश, आग, लोग भाग रहे हैं, चीखें, कब्र खोदी जा रही है, जिंदा लोगों को धक्का देकर अंदर गिराया जा रहा है, और उन सब के बीच वो खुद। मगर वो बिलाल नहीं था। वो उन लोगों में से था जो धक्का दे रहे थे। उसने लोगों को जिंदा दफन किया था। उनमें वो औरत भी थी। उसने मिट्टी फेंकते वक्त उस औरत की आंखों में देखा था। वो बद्दुआ दे रही थी, हम वापस आएंगे। रात की हवा अचानक तेज हो गई। जमीन फटने लगी। हर तरफ से हाथ निकलने लगे। चीखने की आवाज, हम वापस आ गए। वो औरत झुककर बिलाल के बिल्कुल पास आई। हर जन्म में तुम वापस आते हो, और हर जन्म में हम तुम्हें याद दिलाते हैं। बिलाल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां महसूस हुईं। उसका सांस रुकने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी, वो अपना ही चेहरा था, मगर वो चेहरा मिट्टी से ढका हुआ, कब्र के अंदर पड़ा हुआ। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो वहां कोई कब्र नहीं थी, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक नई मिट्टी का ढेर, और उस मिट्टी पर एक नाम लिखा था, बिलाल दुर्रानी। लोग कहते हैं हर 20 साल बाद संगारा विलेज में कोई ना कोई शहर का आदमी आता है। उसे सपने आते हैं। उसे लगता है वो पहले भी यहां आ चुका है। फिर एक रात वो गायब हो जाता है, और कब्रिस्तान में एक नई कब्र बन जाती है। और कब्र पर कभी कभी एक औरत बैठी होती है, मुस्कुराती हुई। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दी एंड।